Hello and welcome to our channel Finance with Nobita. This video is part of NISM 5A Mutual Funds playlist. मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 12 के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एंड वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड लोग एक अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पास भी हो रहे हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए सो दैट आपके म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड ये वीडियोस आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने में। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन एंड एंड ऑफ द वीडियो ये तीनों जगह मिल जाएगा। तो गाइस एक बार आपका है ना चैप्टर 1 से 12 तक जो भी वीडियोस हमने बनाया है एक्सप्लेन करते हुए वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप 100 एमसीक्यू वाला वीडियो और 50 एमसीक्यू वाला वीडियो जो मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 और न्यूमेरिकल वाला वीडियो बनाया है वो सब देख लेते हैं। उसके बाद आप ये अटेम्प्ट कीजिएगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप पहले चैप्टर्स देख लें और उसके बाद ये सारे वीडियोस देख लें, या फिर अगर आप इसी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपको कितना नॉलेज है। अगर आपको नहीं है या कम है या मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे इस वीडियो के थ्रू तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा सारा चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि मुझे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे कि आप एनआईएसएम ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो इसी वजह से मैं अपना मॉक टेस्ट का भी लेवल अब बढ़ा रहा हूँ। राइट, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही मैं कलेक्ट करके अब आपको जो रिसेंट वीडियोस मेरे मॉक टेस्ट के आएंगे उसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे एनआईएसएम को क्लियर करने में। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को एंड कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, a mutual fund scheme can invest dash in the equity instruments of a company. Option A 5% of the net assets, option B 10% of the net assets, option C 15% of the net assets, option D 25% of the net assets. तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी कंपनी के इक्विटी में। तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 10% ऑफ द नेट एसेट्स। इसका रीजन ये है क्योंकि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है, कोई भी अपने म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता अपने टोटल नेट एसेट का किसी भी एक कंपनी के अंदर। राइट, 10% तक किया जा सकता है, उससे कम किया जा सकता है बट उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस कंपनी में उनको इन्वेस्ट करना है, अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में रिलायंस का स्टॉक खरीद के रखना है तो 10% से ज्यादा वो यूज नहीं कर सकते अपना अमाउंट उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये ध्यान में रखेगा, नीदर उसका प्रमोटर नीदर उसका ट्रस्टी ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, when is the statement of additional information SAI updated? Option A every month, option B before 10th of January and 10th of July every 6 months, option C every 3 months, option D before the end of 3 months of every financial year. So guys, सबसे पहले आपको पूछा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन SAI जो है वो कब अपडेट किया जाता है। राइट, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं इन शॉर्ट कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ लिखा होता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो क्या करती है, इन्वेस्टर कैसे कंप्लेंट रेज कर सकता है, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसमें मतलब कितने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। राइट, सो म्यूचुअल फंड के बारे में एवरीथिंग इज गिवन देयर, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। अब वो कब कब अपडेट होता है वो जानना जरूरी है। तो इसका जो आंसर है पीडीएफ के अंदर वो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए कि वो है ना ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर समझ लेते हैं, विच इज नॉट ट्रू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। बिफोर द एंड ऑफ 3 months ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये आपको कहना चाहता है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है जो कि होता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। राइट, तो फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने जो होते हैं, स्टार्टिंग के 3 महीने उसके एंड तक एसएआई को अपडेट किया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। राइट, तो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 से एक जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है और 31 मार्च 2025 में एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा ये वाला, तो कब अपडेट हो जाना चाहिए, तो 30 जून 2024 तक अपडेट हो जाना चाहिए क्योंकि 3 मंथ खत्म हो जाते हैं ना, अप्रैल मई एंड जून, जून के 30 तारीख तक अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कहोगे कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर कोई और मेजर चेंजेस आए तो क्या करना है, तो समझो अगर वो 3 महीने में अपडेट हो गया था और उसके बाद कोई चेंजेस आया है तो म्यूचुअल फंड को कंपलसरी अपडेट करना पड़ेगा उनकी एएमसी वेबसाइट पे, और सेबी के पास भी डिस्क्लोज करना जरूरी है और म्यूचुअल फंड एएमसी के पास भी डिस्क्लोज करना वो चीज जरूरी है, और इन्वेस्टर्स को भी मेल या एसएमएस के थ्रू उसको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों भी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। मैंने क्वेश्चन के हिसाब से तो एक इन्फॉर्मेशन दे दी, सेकंड इन्फॉर्मेशन मैंने एडेड आपको दी है ताकि अगर उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, identify the true statements with respect to benchmark for mutual fund schemes. Option A, for international equity fund the ideal benchmark will be BSE 500 index as it is very broad based index covering 500 companies. Option B, for gold ETF gold prices will be the ideal benchmark.
ऑप्शन ए ओनली ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी आर करेक्ट। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जिसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए ऐसे 3-4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और फिर आपको ऑप्शंस के हिसाब से सिलेक्ट करना है, राइट, जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से। तो यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक एक करके ना एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज कीजिए। तो अगर मैं पहला वाला पढ़ूं ऑप्शन ए, तो यहाँ लिखा है फॉर इंटरनेशनल इक्विटी फंड, मतलब इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ बोल रहे हैं द आइडियल बेंचमार्क विल बी बीएसई 500 इंडेक्स, लेकिन बीएसई तो इंडिया का है, तो अगर इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला 500 इंडेक्स क्यों देंगे बेंचमार्क के लिए, राइट। एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर करेंगे ना, एप्पल को मैंगो के साथ क्यों कंपेयर करेंगे, करेक्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए कि अगर आप चाइनीज स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो चाइनीज इंडेक्स होना चाहिए बेंचमार्क के लिए। अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एसएनपी उनका जो एसएनपी 500 इंडेक्स है ना उसके साथ वो कंपेयर होगा। वैसे ही अगर जापानीज स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जापानीज का जो इंडेक्स होगा उनके साथ कंपेयर होगा, वो बेंचमार्क बनेगा, राइट। तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, इजी था ये। अब ऑप्शन बी जो है वो है फॉर गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड प्राइसेस विल बी द आइडियल बेंचमार्क। ठीक है, अब यहाँ पर जो गोल्ड प्राइसेस है वो तो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, और गोल्ड ईटीएफ के अंदर रियल गोल्ड ही तो खरीदा जाता है। गोल्ड ईटीएफ के अंदर है ना अंडरलाइंग जो असेट है वो रियल गोल्ड है, 99.99% प्योरिटी वाला। ठीक है, तो अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ते कम होते हैं तो गोल्ड ईटीएफ भी उसके हिसाब से ही बढ़ता कम होता है। तो करेक्ट बेंचमार्क होता है गोल्ड प्राइसेस गोल्ड ईटीएफ के लिए। तो यहाँ पर ओनली बी इज करेक्ट विल बी द राइट आंसर गाइस, ओके। सो यहाँ भी बहुत लोग कंफ्यूज होके हो सकता है कि दे देंगे ऑप्शन डी बोथ आर नॉट करेक्ट बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे NISM 5A का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। जिन्होंने भी ये वीडियो पहली बार डिस्कवर किया है, अगर उनको पूरे NISM 5A एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमने 12 के 12 चैप्टर्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं डिटेल में, आप उसको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। Question number 4. The AMFI Code of Ethics ACE sets out dash. Option A. The standards of good practices to be followed by fund managers in their dealings with AMFI and investors. Option B. The standards of good practices to be followed by AMCs in their operations and in their dealings with mass media. Option C. The standards of good practices to be followed by mutual fund distributors in their dealings with AMFI, AMCs and investors. Option D. The standards of good practices to be followed by the AMCs in their operations and in their dealings with investor, intermediaries and the public. Okay guys, तो सबसे पहले एमफी का काम क्या होता है। एमफी का एक पहला काम है जो इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है उस चीज पे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखना। दूसरा जो है वो है ना एएमसीज के लिए रूल बनाता है, एएमसीज इन द सेंस म्यूचुअल फंड कंपनीज, उनके लिए रूल्स बनाता है कि उनको ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है जिनमें वो जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब जो डे टू डे वो बाइंग एंड सेलिंग वगैरह कर रहे हैं लोगों के पैसे लेके, वो सब प्रॉपरली होना चाहिए। और एएमसीज जो म्यूचुअल फंड कंपनीज जब इन्वेस्टर्स के साथ डील करते हैं तो वो बहुत प्रोफेशनली बहुत सही तरीके से होना चाहिए, उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक और इंटरमीडिएरीज के बीच में एकदम प्रॉपरली ध्यान देना है उनको। तो ये होता है उनका कोड ऑफ एथिक्स, एमपी का जो कोड ऑफ एथिक्स है वो ये बोलता है। तो ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, कैन द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्कीम बी चेंज्ड, इफ यस हाउ। Option A, yes, but with the consent of 100% of unit holders. B, yes, with the permission of SEBI and AMFI. Option C, yes, but this should be communicated to unit holders who should be provided an option to exit the scheme. D, no, the fundamental attributes cannot be changed as it is based on these attributes that investors have invested their money. ओके जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसके लिए मैं समझा दूं। समझिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम आया, ठीक है, उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर ने ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि हम ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट करवाना है तो ही आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ना लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया वो देख के, ठीक है, फंड ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी, बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। तो अचानक से ना म्यूचुअल फंड मैनेजर के मन में आया कि चलो इसका ना वे ऑफ इन्वेस्टिंग या ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर देते हैं। तो डोंट यू थिंक ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी ये ऑब्जेक्टिव ही देख के इन्वेस्ट किया होता है उनके गोल्स डिसाइड करके, राइट। तो ऐसा नहीं है कि चेंज किया नहीं जा सकता है, बट ऐसा सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ऐसा है कि ट्रस्टीज जो होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के जो ट्रस्टी होते हैं उनको पहले तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल एट्रीब्यूट उस स्कीम का चेंज करने के लिए। बट चलो एनी हाउ अगर चेंज करना पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तब है ना जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको रिटर्न में कम्युनिकेशन सेंड करना पड़ेगा
बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी कि हम ये चीज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, उनको है ना नेशनल न्यूज़पेपर में इसका ऐड लगाना पड़ेगा, हर एक जगह उनको पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे, लाइक ताकि अवेयरनेस फैल सके इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर कोई चेंज हो रहा है तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जिस्टिंग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ना है एग्जिट करने का भी एक मौका मिलना चाहिए कि अगर उनको ये एट्रीब्यूट नहीं जम रहे नए वाले तो वो एग्जिट कर पाए विदाउट पेइंग एनी एग्जिट लोड, ठीक है। एग्जिट लोड क्या होता है, जब आप टाइम से पहले एक म्यूचुअल फंड के अंदर से निकलते हो, जिस जिस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड लगता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको एक पेनाल्टी पे करना पड़ता है सम परसेंट का, ठीक है। और वो हर म्यूचुअल फंड स्कीम में नहीं होता है, बट बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम में होता है, तो उसको देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। तो वहां पर है ना एग्जिट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए, रिटर्न कम्युनिकेशन जाएगा सारे यूनिट होल्डर्स इन द सेंस इन्वेस्टर्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, एंड विदाउट एग्जिट लोड इन्वेस्ट मतलब एग्जिट करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, who issues a due diligence certificate stating compliance with all legal formalities at the time of making a new offer of mutual fund units? ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ऑप्शन बी एएमसी, ऑप्शन सी कंप्लायंस ऑफिसर, ऑप्शन डी कस्टोडियन। ओके गाइस, सो क्या होता है ना, बहुत सारी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है जब कोई नया म्यूचुअल फंड स्कीम लाती है ना, तो उनको है ना सेबी के जो 1996 के रेगुलेशंस है उसके हिसाब से नया म्यूचुअल फंड स्कीम बनाना होता है, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करने होते हैं, एंड उसके साथ एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी अटैच करके देना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे ये आंसर मुझे कैसे मालूम पड़ता, राइट। तो क्या होता है ना गाइस, जो म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एसआईडी होता है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, उसके जो फर्स्ट पेज होता है ना, उस पर लिखा होता है, एक डिस्क्लेमर लिखा होता है कि हमने ना सेबी 1996 रेगुलेशंस फॉलो किए हैं विद ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज, एंड हम ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं इसके साथ और सेबी को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। ये डिस्क्लेमर लिखा होता है, वहीं से ये क्वेश्चन अराइज हुआ है, और उसका आंसर होगा ऑप्शन बी एएमसी, क्योंकि एएमसी करती है, इसी वजह से ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी एएमसी ही इशू कर रही है एंड अटैच करके भेज रही है सेबी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड इट शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए 7 days prior to the credit event, ऑप्शन बी द डे ऑफ क्रेडिट इवेंट, ऑप्शन सी 1 year from the date of credit event, ऑप्शन डी द डे दैट सिक्योरिटी वाज बॉट इन द पोर्टफोलियो। ओके, सो गाइज सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो है ना, ये क्या होता है मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ। समझिए, आपने ना कोई डेट फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, और वो डेट फंड के जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, उन्होंने ना बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग कंपनीज के, ठीक है। समझिए, उसमें से कोई एक कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो कंपनी है वो है ना डिफॉल्ट कर जाती है, या उनको कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिस वजह से उसके बॉन्ड के जो डिफॉल्ट होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, वो बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं, या फिर उनको ना डाउनग्रेड कर दिया जाता है, उनका जो रेटिंग है ट्रिपल ए से डाउनग्रेड करके नीचे लेके आया जाता है, राइट। तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है ना, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का समझ लीजिए एक कंसेप्ट है, उसमें क्या करते हैं, आपका जो मेन पोर्टफोलियो है उसमें समझिए 100 अलग अलग कंपनी के अलग अलग बॉन्ड था, तो वो क्या करेगा, वो जो रिस्की वाला बॉन्ड है, जो डिफॉल्ट वाला बॉन्ड है, उसको एक अलग पोर्टफोलियो में डाल देगा, ठीक है। उसको बोलते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। तो समझ लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल से समझाओ, एक एक आम की टोकरी है, उस आम की टोकरी में से ना एक आम सड़ गया है या खराब हो रहा है, तो वो सारे आम को भी खराब कर सकता है, जिस वजह से आप क्या करोगे, उसको एक अलग टोकरी में रख दोगे, तो वो अलग जो टोकरी है उसको सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो मेन पोर्टफोलियो है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, उस पर बाइंग सेलिंग और रिडीम आप कर सकते हो, लेकिन जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो ना वो फ्रीज हो जाएगा, उसमें से आप कोई बाइंग सेलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, जब तक उस कंपनी का कंडीशन अच्छा ना हो जाए, ठीक है। अगर वो कंपनी का कंडीशन अच्छा हो जाता है, उसके प्राइसेस वापस बढ़ने लगते हैं, तब आप उसमें से बाइंग सेलिंग रिडीम कर सकते हो। तो ये याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो यही आपको पूछा जा रहा है कि सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कब क्रिएट किया जाता है और वो इफेक्टिव कब से होता है। तो करेक्ट आंसर है डे ऑफ द क्रेडिट इवेंट, जिस दिन ये इवेंट होगा जहां पर डिफॉल्ट वगैरह का चांसेस हो सकता है, उस दिन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है, ये याद रखिएगा। और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो वाला कंसेप्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये मैंने वीडियोस में नहीं बताया था, बट ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसी वजह से मैंने ये एमसीक्यू को इन्वॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड हाउ टू मेक द परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड मेंशन? ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन स्लिप, ऑप्शन बी की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम KIM किम, ऑप्शन सी नॉमिनेशन फॉर्म, ऑप्शन डी एप्लीकेशन फॉर्म। ओके गाइस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी किम है। किम मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में, या मैंने अपने चैप्टर्स में भी एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि किम के अंदर है ना एसआईडी और एसएआई का समरी होता है, सिनॉप्सिस होता है, राइट। तो किम के अंदर क्या क्या मिल जाएगा आपको, एएमसी का इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर अपना कंप्लेंट कैसे लॉन्च कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है म्यूचुअल फंड के लिए, म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट होने वाला है, उसका
फेस वैल्यू क्या रहने वाला है, मिनिमम आपको कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाना पड़ेगा उस म्यूचुअल फंड में एंटर करने के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किम में एज अ समरी होता है, राइट। तो एसआईडी और एसएआई का कंबाइंड मिक्सचर होता है, इसी वजह से किम के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which is the first step that a mutual fund distributor should take in building a mutual fund portfolio for his investors? Option A, he should list the best performing funds for the investor to select. Option B, he should invest the amount in a liquid fund and set a systematic transfer plan in good equity funds. Option C, he should list good equity funds with the lowest expense ratio for the investor to select. Option D, he should set the financial goals of the investor. सो गाइज बहुत म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ये गलती करते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे बनते हो, ये एनआईएसएम 5 एग्जाम पास करने के बाद, राइट। इसका मतलब आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। मैं वही आपको कहता हूँ, जब भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एनआईएसएम का ही कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम क्यों ना हो, आप उसको सीरियसली दिया करो। बहुत लोग क्या करते हैं, इन एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लेते हैं लाइफ में, खाली मार्क्स और पास करने के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, जिस वजह से 3 चैप्टर 4 चैप्टर की वीडियो देख के चले जाएंगे, 50-60 मार्क्स लेके आ जाएंगे एंड फिर उनको ना नॉलेज नहीं होता है, राइट। जिस वजह से फिर जब वो एआरए नंबर ले भी लेते हैं और फिर अपने म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स को जो भी तब उनको सही राय देने का, एडवाइस देने का वक्त आता है, तब उनको कुछ आइडिया ही नहीं होता है क्या करना है। इस वजह से एनआईएसएम 5 एग्जाम हो या कोई भी रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एग्जाम हो, सबके लिए पढ़ाई पूरी अच्छे से करिए, सारी वीडियोस देखिए, अगर यूट्यूब पे अवेलेबल है वहां से पढ़ रहे हैं तो, ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो। क्योंकि सिर्फ मार्क्स लाके क्या हो जाएगा, मार्क्स लाके तो 92 भी लेके आ सकते हो आप रट्टा मार के, बट क्या आप अंडरस्टैंडिंग, जिस चीज के लिए आपने पढ़ाई किया, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए हो, राइट। सो जैसे ही आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, आपके पास एआरएन नंबर आता है, आपका पहला काम है कि कोई भी क्लाइंट आपको अगर मिले तो आपको उसके फाइनेंशियल गोल्स पूछने हैं कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, नियर टर्म या लॉन्ग टर्म में। तो किसी का फाइनेंशियल गोल हो सकता है कि अभी उसको घर लेना है, कार लेना है, या अगर उनके बच्चे हैं तो उनको अपने बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, अगर उनके पास घर है, सब कुछ है, तो उनको शायद अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना होगा, या उनको स्मॉल वेकेशन पे कहीं जाना है। तो ये सब शॉर्ट टर्म और नियर टर्म और बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म गोल्स है, तो उसके हिसाब से अलग-अलग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, अलग-अलग इन्वेस्टमेंट असेट होता है। कोई शॉर्ट टर्म गोल अगर उनको फुलफिल करना है, नियर टर्म गोल, तो उसके लिए आप इक्विटी में पैसा नहीं डलवा सकते। आप गलत कर रहे हो अगर आप इक्विटी में पैसा डलवा रहे हो, अगर 1 साल में कोई गोल उनको फुलफिल करना है। आपको वहाँ पर डेट फंड्स या मनी मार्केट फंड्स चूज़ करना होगा। अगर आप 10 साल बाद का अगर कोई उनका गोल है, तो आप इक्विटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन देयर। उसमें भी आपको रिस्क चेक करना है कि कस्टमर किस रिस्क को ले सकता है, मॉडरेट रिस्क, राइट, या फिर आप उनको हाई रिस्क वाला फंड दिला रहे हो, अगर उनका हाई रिस्क लेने का एपेटाइट है तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले गोल इन्वेस्टर का डिसाइड, गोल एक जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट आपका, उसका गोल डिसाइड करना उनसे बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 10, which of the statement is true with respect to applicability of TDS in case of capital gains from mutual fund units? Option A, TDS is not applicable on capital gains for resident individuals, but it is applicable for non-resident individual, जिसको हम NRI कहते हैं. Option B, there is nil TDS on capital gains in mutual funds for or investors. Option C, TDS is required to be deducted at 10% on all declared dividend. Option D, all capital gains from mutual fund investments are subject to TDS at 10%. So ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको देता हूँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं इसका रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल का मतलब कोई इंडिया का बंदा है जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है और वो इंडिया में ही रहता है, अगर वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके उसको विड्रॉ करता है, राइट, सेल करता है, उससे कैपिटल गेन जब उसको होता है तो उसपे कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन वही अगर कोई बंदा इंडियन सिटीजन है बट वो यहाँ रहता नहीं, वो कहीं और रहता है, तो वो एनआरआई बन जाता है। एनआरआई अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके जब उसको सेल करता है और उससे जो उसको कैपिटल गेन होता है उस पर उसको टीडीएस लग सकता है, राइट, एप्लीकेबल है उनके लिए। तो ये करेक्ट आंसर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको है ना एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। टीडीएस है ना डिविडेंड्स पे जरूर कटता है 10% का डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि अगर आपको डिविडेंड 5,000 से ऊपर रुपए का मिल रहा है तो ही, अगर 5,000 से एक भी रुपए कम का डिविडेंड आप कमा रहे हो तो आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। Question number 11. In case of a securitized asset, dash will not be an originator to a special purpose vehicle SPV. Option A, commercial bank. Option B, RBI. Option C, non-banking finance company. Option D, housing finance company. So ये ना बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लोगों को समझ में ही नहीं आएगा इसका लैंग्वेज, राइट। फाइनेंस में यही तो प्रॉब्लम है, लैंग्वेजेस बहुत टफ होते हैं। तो मैं इसको इजी करके आपको समझाता हूँ। समझिए कोई एक बैंक है, ठीक है, एक या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लेते हैं, चलो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
एंड है ना उनको है ना लोन्स सेल करने हैं, राइट? तो वो क्या करेंगे, एक बंडल बनाएंगे लोन्स का, ठीक है, जिसमें होम लोन भी होगा, कार लोन भी होगा, और वो एक दूसरी कंपनी को सेल करेंगे, ठीक है। अब वो जो जो दूसरी कंपनी को सेल किया उसका उसको नाम पड़ जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी। अब जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इसका बंडल बना के सेल किया उसको बोला जाता है ओरिजिनेटर, ठीक है। अब वो जो दूसरी कंपनी है ना वो क्या करेगी, मे बी सेल वेल करेगी आगे जाके, जो भी होगा वो बात की बात है। तो इस ये क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि इस केस में इन चारों ऑप्शंस में से कौन होगा जो ओरिजिनेटर नहीं बन सकता है, राइट? तो देखो कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ये बनेगी ओरिजिनेटर। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी ओरिजिनेटर बन सकती है क्योंकि ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ये भी लोन्स वगैरह देती है, हाउसिंग लोन वगैरह, तो ये भी एक बनेगी ओरिजिनेटर क्योंकि ये सब भी बंडल्स बना के बेच सकते हैं ना, एसपीवी बना सकते हैं, राइट, बंडल्स बना के। लेकिन आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम लोन बेचना नहीं है, इसका काम है सिर्फ जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसको रेगुलेट करना, उसको चेक करना कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं हो रही है, फ्रॉड तो नहीं हो रही है, कस्टमर्स के साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा है, राइट? सो इसी वजह से आरबीआई कभी भी ओरिजिनेटर बन ही नहीं सकती बिकॉज वो सेल ही नहीं कर रही है, राइट? मैंने आपको इसको इजी टर्म्स में समझाया गाइस, ओके? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इंडेक्सेशन? Option A, adjusting the cost of acquisition upwards to reflect the impact of inflation. Option B, adjusting the cost of acquisition downward to reflect the impact of inflation. Option C, income level of the investor. Option D, all of the above. And the correct answer here is option A, adjusting the cost of acquisition upwards to reflect the impact of inflation. चलो मैं आपको समझाता हूँ ये इंडेक्सेशन होता क्या है। आपने ना रिसेंटली ये न्यूज में सुना होगा, आफ्टर दिस बजट जो 23 जुलाई को आया था, राइट? बहुत हंगामा हुआ इसको लेकर। आपने जो परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड है जो आपके लीडर हैं, राइट, उन्होंने भी एक उनका वीडियो भी वायरल हो रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ इंडेक्सेशन क्या होता है। समझिए आप, है ना, मैं पहले आपको बता दूं कि टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल था। तो अगर ना आपको 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट था, ठीक है, 20% टैक्स लगता है अलॉन्ग विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, ये रूल था, ठीक है, अब तक, और उसको हटा के 12.5% टैक्स कर दिया विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है, सबसे पहले समझाता हूँ। समझिए आपने एक घर खरीदा और उस घर को आपने 1 करोड़ में खरीदा था आज से 10 साल पहले। 10 साल बाद उस घर का वैल्यू आपको 2 करोड़ हो गया और आपने उसको सेल कर दिया। तो अब आपका प्रॉफिट कितना है, मतलब कैपिटल गेन कितना है, 1 करोड़ का है, राइट? 1 करोड़ का घर 2 करोड़ हो गया, बेचा तो 1 करोड़ रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे आपको क्या देती थी अथॉरिटी, आप क्या कर सकते हो, आप 1 करोड़ पे डायरेक्ट प्रॉफिट पे टैक्स मत दो। आप ऑब्वियसली महंगाई हुई है इतने सालों में, राइट? तो समझिए अगर ना महंगाई की वजह से आपकी प्रॉपर्टी में आपको ना 1.5 करोड़ रुपए का मतलब ये हुआ है, समझो परचेज वैल्यू एक तरीके से समझ लो। तो जो एक्स्ट्रा 50 लाख जो बचा ना, सिर्फ उस पे ही आपको 20% टैक्स देना पड़ता था, राइट? आपको फायदा हो रहा था ना यहाँ पर। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 20% का टैक्स हटा के 12.5% कर दिया, लेकिन इंडेक्सेशन ही बेनिफिट हटा दिया। मतलब आप वो जो 50 लाख एक्स्ट्रा आपको जो महंगाई एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया था ना, वो हटा दिया था, ठीक है? इस वजह से हंगामा इतना ज्यादा हो रहा था कि लोगों को नुकसान होगा, ओके? बट मैं आपको हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। आई एम नॉट हेटर ऑफ गवर्नमेंट और एनीथिंग, राइट? आई रिस्पेक्ट ऑल द मतलब फाइनेंस मिनिस्टर्स जो भी है, क्योंकि वो सब बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हम तो उतना पहुंच भी नहीं पाते हैं, राइट? तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाला जो डिसीजन है वो टेक बैक कर लिया गया है एंड बोला गया है 23 जुलाई जिस दिन ये बजट आया उस दिन से पहले जिन्होंने भी घर खरीदा है एंड जो भी उनका सेल वैल्यू होगा, मतलब कैपिटल गेन होगा, उस पे वो इंडेक्सेशन अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं अलॉन्ग विद 20% टैक्स तो वो ले सकते हैं। अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते, मतलब वो ऑप्शन दिया गया है, आपकी मर्जी है। सो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पहले वो हटाया गया था उसको मैंने आपको समझा दिया एंड अब उसको वापस से लागू कर दिया गया है। लेकिन हाँ 23 जुलाई के बाद आप ये वाला बेनिफिट नहीं ले पाओगे और 12.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, गाइडलाइंस के अंदर। तो ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हुआ, एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपवर्ड्स टू रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब आपने जितने का वो चीज खरीदा, असेट खरीदा, उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन जो महंगाई हुई वो अमाउंट आप एडजस्ट करोगे और उसके बाद जो सेल वैल्यू माइनस ये वाला जो वैल्यू आप जो माइनस करोगे तो जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिला, जो कैपिटल गेन आपके पास बचता है, उस पे ही आपको टैक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13, which investor did not provide a PAN card at the time of making a mutual fund investment? Okay guys, so ये क्या है ना, ये वाला जो सिनेरियो है इसमें ना 4 चीजें आती है, बट अभी यहाँ पर एक ही दिया है तो मैं आपको आंसर पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको चारों चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सा इन्वेस्टर जो होता है उनको पैन कार्ड नहीं देना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते वक्त। तो गाइस अभी तो क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ लिंक्ड है, तो हमारे हर इन्वेस्टमेंट के साथ दिखता है कि किसका है ये, किसका पैन कार्ड नंबर है, राइट? लेकिन पहले क्या होता था, सब फिजिकली होता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट? तो फिजिकली जब होता था तो हर एक अमाउंट इन्वेस्ट जब होता था 50,000 के ऊपर, तब है ना पैन कार्ड देना जरूरी था हर एक सिंगल
इन्वेस्टमेंट पे, राइट? ओके, चाहे वो एसआईपी हो 50,000 के ऊपर का या 50,000 रुपए के ऊपर का, बोलते हैं ना, मतलब 50,000 तक का लमसम अमाउंट हो, राइट? उनको देना पड़ता था। तो अब आप सोचोगे कि यार अब क्यों पढ़ रहे हैं हम? देखो गाइस, हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज़ हिस्ट्री से ही हमें पता चलता है हमने पिछले टाइम में क्या गलतियाँ की हैं, एंड उससे हम प्रेज़ेंट में सही डिसीजंस लेके उसको फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो ये पढ़ना ज़रूरी होता है हिस्ट्री की चीज़ें हमें, ठीक है? अब 4 ऑप्शंस तो आपको दिए गए हैं, उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इन्वेस्टर हू इज़ इन्वेस्टिंग अप टू 50,000 इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्लूडिंग एसआईपीज़ पर ईयर पर म्यूचुअल फंड। अब इसका है ना एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। ये आंसर आपका करेक्ट है। इसके अलावा ना अगर और भी 3-4 चीज़ें हैं जिनको है ना 3-4 लोग हैं जिनको है ना पैन कार्ड देना ही नहीं होता है अगर उनको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है तो। सबसे पहले अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करते वक़्त। अगर कोई कोर्ट के द्वारा कोई समझ लो ऑफिशियल को बोला गया है इन्वेस्ट करने के लिए तो उनको भी नहीं देना है, ठीक है, पैन कार्ड। अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है सिक्किम का, मतलब सिक्किम जो हमारा स्टेट है इंडिया का, ठीक है, उनको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है उनके इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अगर कोई यूएन एंटिटी है, मतलब यूनाइटेड नेशन जो एंटिटीज होते हैं, उनको देने की जरूरत नहीं है। मल्टीलैटरल एजेंसीज को जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर ना टैक्स फाइल करते हैं और ना वो यहाँ पर टैक्स भरते हैं, तो उनको भी पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड चौथा वाला ये जो ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ये 4 लोगों को है ना बिल्कुल भी पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक तो चलो आपके यहाँ समझा दिया मैंने, 3 एक्स्ट्रा और आपको समझाया है, क्योंकि ये तीनों भी है ना, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ट्रांजैक्शन ऑफ एन ओपन एंडेड फंड इज बेस्ड ऑन द नेट एसेट वैल्यू प्राइसिंग? ऑप्शन ए परचेज ऑफ यूनिट्स, ऑप्शन बी रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, ऑप्शन सी बोथ परचेज एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब तक हमने थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस भी देखे, राइट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ लगते हैं, राइट। लेकिन अगर आपके ये चीजें क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, वीडियोस को देख के हमारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप इजीली ये सब आंसर्स दे सकते हैं। बट ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ओपन एंडेड फंड हो, राइट, तो उसमें ट्रांजैक्शन जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, कौन सी प्राइसिंग के बेसिस पे होता है? एनएवी प्राइसिंग के बेसिस पे होता है, और ये कौन से सिनेरियो में होता है? तो ऑब्वियसली अगर आप परचेज भी कर रहे हो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को, मतलब इन्वेस्ट भी कर रहे हो, या उसमें से आप निकल भी रहे हो, सेल कर रहे हो, रिडेम्पशन कर रहे हो, रीपरचेज कर रहे हो, इन दोनों भी सिनेरियो में आपको है ना एनएवी ही कंसीडर करेगा, क्योंकि वो प्राइस होता है पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड का। उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि आपका जो परचेज अमाउंट कितना लगेगा और कितना यूनिट मिलेगा, या फिर आपका रिडेम्पशन अमाउंट कितना मिलेगा आफ्टर सेलिंग द यूनिट्स। तो ऑप्शन सी बोथ परचेज एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर सेबी रूल्स कमीशंस कैन नॉट बी पेड टू डैश। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, और ये ना बहुत लोग बुद्धि बहुत लगाते हैं, राइट, इन्वेस्टिंग की दुनिया में पैसा कमाने के लिए। और ये इन्वेस्टिंग की दुनिया में ही नहीं, हर जगह बुद्धि लगाते हैं लोग, लूप होल्स का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और किया भी होगा लोगों ने, इस वजह से ये रूल बनाया गया है। तो सेबी के रूल के हिसाब से क्या होता है कि समझो, अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो और आपके क्लाइंट्स नहीं बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे मालूम है? आप उनको लालच दे सकते हो, राइट। आपका दिमाग यहाँ ही चलेगा, आप बोलोगे कि यार मेरे को जो म्यूचुअल फंड कमीशन मिलेगा ना, उसमें से मैं आपको थोड़ा सा दूंगा। ऐसे ही आजकल मैंने स्टार्टिंग में 2020-21 में देखा था कि लोगों ने एक्स्ट्रा डीमैट अकाउंट खुलवा ले ज्यादा लोग, इस वजह से उनको 200-300 रुपए का कैशबैक दे रहे थे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट खोले। तो सेबी ने इन दोनों पे भी रूल्स लगा के रखे हुए हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, या अगर आप म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो अब इन दोनों भी केसेस में आप है ना इन्वेस्टर्स को है ना ऐसा लालच नहीं दे सकते कि भाई आप थोड़ा सा कमीशन ले लेना, या आपको मैं कैशबैक दूंगा, या मैं आपको कोई गिफ्ट दूंगा अगर आप इतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हो तो, राइट। ये सारी चीजें ना मतलब दे के है ना जानबूझ के इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। तो ये दोनों भी केसेस में ये अलाउड नहीं होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को या कोई भी बंदा जो डीमैट अकाउंट खुलवा रहा है, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, या कोई भी मतलब स्टॉक ब्रोकर हो गया, बैंक हो गया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, इन्वेस्टर्स होगा। मैंने आपको है ना हमेशा ना, मैं हर क्वेश्चन पे क्या कर रहा हूँ आपको ना जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, इससे इसी वजह से मेरी वीडियो लंबी भी होती है, बट वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आपको सारे सिनेरियोस पता होंगे। ओके, सो अगर आपको ये स्टाइल का चीजें पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि मैं ऑन पॉइंट रहूं, या जो थोड़ा मोटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ क्या आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। एंड प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच जाए। कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी और आपके रिलेटिव्स भी पास हो सके।
ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे तो ही तो देश डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 16, टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया वन हैज टू पास एन एग्जाम व्हिच इज कंडक्टेड बाय डैश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको बनना है इंडिया के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबको मालूम है मोस्टली कि आपको जो एग्जाम देना है वो है NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम, और वो एग्जाम क्लियर होने के बाद आप एमपी के पास रजिस्ट्रेशन करेंगे ARN नंबर पाने के लिए, तब जाके आप एक कंप्लीट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। तो आप एग्जाम किसका दे रहे हैं? NISM का दे रहे हैं, राइट? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, बट मैंने थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दिया। Question number 17. How often does a mutual fund disclose the information on total expense ratio charged to a mutual fund scheme, and where is this published? Option A, daily on the mutual fund website. B, weekly on the mutual fund website. C, once a month in the fund fact sheet. D, once a year when it makes the mandatory disclosures to SEBI and AMFI. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। ये पूछा जा रहा है हमको कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है उनको टोटल एक्सपेंस रेशियो जो वो चार्ज करने वाले हैं हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए, वो कहाँ पब्लिश करनी पड़ती है और कब पब्लिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को उनके म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे ऑन अ डेली बेसिस टोटल एक्सपेंस रेशियो दिखाना पड़ता है, और एक सेपरेट हेड बनाना पड़ता है। सेपरेट हेड मतलब एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ता है, एक सेक्शन बनाना पड़ता है जहां पर टोटल एक्सपेंस रेशियो लिखा होगा, और उस टोटल एक्सपेंस रेशियो पे जैसे ही जाएंगे तो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में जितना भी एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज कर रहे हैं वो क्लियरली आपको परसेंटेज फॉर्म में दिखेगा, राइट? अब आप बोलोगे जिनको टोटल एक्सपेंस रेशियो का मतलब नहीं मालूम है उसको बताना चाहूंगा। टोटल एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना गाइस, एक्टिव म्यूचुअल फंड में, तो एक फंड मैनेजर होता है या 2-3 फंड मैनेजर होते हैं जो मिल के है ना आपके पैसे लेके सही जगह रिसर्च करके बहुत सारी मेहनत करके अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो डोंट यू थिंक उनकी सैलरी भी बनती है कुछ? तो आपके ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट से एक सर्टेन परसेंटेज, बहुत ही मिनिमल होता है वो, लेकिन अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए अलग अलग होता है, वो है ना एज एन एक्सपेंस रेशियो कटता है जिससे उनकी फीस वगैरह दी जाती है। ठीक है, उनकी फीस वगैरह होती है, तो उसको ही बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो वो कहाँ डिक्लेयर करना जरूरी है? तो मैंने आपको बताया डेली बेसिस पे होगा म्यूचुअल फंड वेबसाइट में अंडर अ सेपरेट हेड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। Question number 18. If there is a breach of the code of conduct by an intermediary and a second violation by the intermediary is proved, then the registration of the intermediary is dash. Option A not renewed, option B suspended, option C cancelled, and option D withheld. ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। समझो अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो और है ना आप है ना जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में है ना आप क्या करते हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ स्कैम करते हो, उनको गलत गलत फंड बताते हो जहां पर आपका पैसा डबल हो सके, जल्दी जल्दी बन सके, राइट? ज्यादा ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करवाते हो, एंड है ना फिर बाद में क्या होता है, आपका जो क्लाइंट है उसको उसमें से एक है ना थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला है, रिसर्च खुद करता है, और वो है ना वो जाके क्या करता है, कहीं म्यूचुअल फंड के रिलेटेड ना कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेता है, या उसको कहीं से ना अवेयरनेस मिल जाता है कि आपको गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत रिस्की फंड है, ये रिस्की फंड नहीं है, तो आपको इस टाइम के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था, राइट? एंड देन ना उसने जब चेक किया तो उसको लगा कि आपके उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसको ना सबसे पहले एक आपको ना रिटर्न एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, क्योंकि आप इंटरमीडिएरी हो ना म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में, आप डिस्ट्रीब्यूटर, आपका जिम्मेदारी था उसको सही इंफॉर्मेशन देके इन्वेस्ट करवाना, क्योंकि आप उसके लिए कमीशन भी चार्ज कर रहे हो, राइट? आपको मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी पे करेगी, चार्ज तो नहीं करते बट पे करती है आपको, राइट? तो उस केस में एक इन्वेस्टर को सबसे पहले इंटरमीडिएरी जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको समझो एक रिटर्न एप्लीकेशन देना है, और उसको ना आंसर 3 वीक्स के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, और अगर उसका इन्फॉर्मेशन आता है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप एमपी को कंप्लेन कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ये केस म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए भी मैं कह रहा हूँ, मालूम है, मैं बस आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये दोनों भी केस में होता है। अगर म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू गलती हुई है तो म्यूचुअल फंड कंपनी को आप लेटर लिखोगे, एंड 3 वीक में आपको रिस्पॉन्स चाहिए, और अगर नहीं आती है या आती है और सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एमपी को कंप्लेन करोगे। फिर एमपी क्या करेगा, एमपी उस बंदे को नोटिस भेजेगा कि आप सही से चीजें कीजिए, ठीक है? एंड उनको है ना ये भी वार्निंग देगा कि आपका है ना एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने दोबारा वायलेशन किया, और अगर सेकंड टाइम अगर किसी इंटरमीडियरी ने दोबारा वायलेशन किया तो उसका एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब वो म्यूचुअल फंड मार्केट्स वगैरह में अब कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है? एंड जितने भी एएमसीज है मार्केट में उन सबको बता दिया जाएगा कि ये डिफॉल्टर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ काम मत करो, या फिर ये म्यूचुअल फंड कंपनी डिफॉल्टर है, ठीक है? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, कोई भी क्वेश्चन पूछे इस रिलेटेड आप आंसर दे पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, in a mutual fund application form, if direct is mentioned in the space provided for ARN
and the choice of regular plan is indicated, then the application will be considered as dash. Option A, direct plan application. Option B, regular plan application. Option C, incomplete and rejected. Option D, incomplete and sent to the investor for completion. Okay, so guys इसका मतलब ये है, समझो अगर आप है ना फिजिकली इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, और आपको एक फॉर्म मिला है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, ठीक है, और ना जहां एआरएन नंबर पूछा जाता है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उनका एआरएन नंबर डालना होता है, लेकिन आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप डायरेक्ट लिख देते हो वो जगह पे, ठीक है, वो फिल इन द ब्लैंक्स में, एंड ना आप गलती से रेगुलर प्लान सिलेक्ट कर लेते हो, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन ही कंसिडर किया जाएगा और आपका डायरेक्ट इन्वेस्ट होगा, कोई म्यूचुअल फंड मतलब रेगुलर प्लान सिलेक्ट नहीं होगा, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जबरदस्ती सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप डायरेक्ट मेंशन करके आते हो वो फॉर्म पे तो अब तो सब डिजिटली हो गया तो अलग बात है, बट ये जानना आपको जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, which information has to be provided by a normal investor to be identified as an existing investor in the mutual fund? Option A, folio number. Option B, PAN. Option C, PEKRN. Option D, KYC acknowledgement. Okay, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर समझिए आप एक ना म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, ठीक है, और आपको है ना उसी फंड में और मतलब आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या फिर आपको उसी म्यूचुअल फंड कंपनी के किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप एक फोलियो नंबर उनको बता देते हो अपना, तो क्या होता है डिफॉल्ट ना वो जो फोलियो नंबर के अंदर जो जो भी आपने नॉमिनी चूज करके रखा होगा या जो भी प्लान सिलेक्ट करके रखा होगा, वो ऑटोमेटिकली ना आपके है ना नए वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में या फिर एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम में जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो फोलियो नंबर से काफी कुछ इशू रिजॉल्व हो सकता है, इजी हो सकता है आपके लिए। तो फोलियो नंबर विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, question number 21, when compared to open ended funds, investors in close ended funds face a higher level of dash. Option A, market risk. Option B, credit risk. Option C, investment risk. Option D, liquidity risk. Okay, so मैं बताना चाहूंगा ओपन एंडेड फंड क्या होता है गाइस, कि जब एक नया फंड आता है, ठीक है, उसका एक ओपनिंग डेट होता है एनएफओ का, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो तो ठीक, नहीं तो बाद में भी जब वो फंड लिस्ट हो जाता है तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसमें एंट्री कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्लोज एंडेड फंड में ऐसा नहीं होता है। क्लोज एंडेड फंड एक बार ओपन होता है एनएफओ पीरियड में, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, नहीं तो वो फिर लॉक हो जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जो उनका टाइम पीरियड होगा, राइट, एंड उसके बीच में आप कभी भी उसमें से विड्रॉ भी नहीं कर सकते और आप वापस से परचेज भी नहीं कर सकते उसके अंदर, करेक्ट। हाँ, एक ऑप्शन है कि आप उस क्लोज एंडेड फंड को, म्यूचुअल फंड को आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे सेल कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, बट वही होगा ना, क्लोज एंडेड फंड स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में सेल मतलब एक्सचेंजेस पे सेल करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर है ना आपको है ना लिक्विडिटी रिस्क का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लिक्विडिटी रिस्क मतलब अगर समझो आपको है ना सेल करना है, ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है वो सेल करना है और कोई बायर ही नहीं है, तो हो गया ना लिक्विडिटी रिस्क, राइट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। लेकिन ओपन एंडेड फंड में तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ओपन एंडेड फंड में तो आपको सेकेंडरी मार्केट में जाके सेल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यही वाले म्यूचुअल फंड ऐप में ही जाके या वेबसाइट पे जाके अपना ऑन द स्पॉट म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड वाला सेल कर सकते हो या वापस से परचेस कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, which of these statements are true? Option A, in equity investments the probability of losing money over a long term is lesser than losing a money in the short term, right? Option B, fundamental analysis consists of studying the financial statements of a company and the candlestick charts. अब इन दोनों में से कौन सा ट्रू है? एक ट्रू है, बी ट्रू है, या फिर दोनों भी ट्रू है, राइट, या दोनों भी फॉल्स है। अब हमको ना उसके हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो चलो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे ऐसे चीजों में। सबसे पहले बी, फंडामेंटल एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ स्टडीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, ये तो करेक्ट है। लेकिन क्या कैंडलस्टिक चार्ट्स भी आप देख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस में? तो नहीं गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस में आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी देखते हो, आप प्रमोटर कैसा है, राइट, ओनर ऑफ द कंपनी वो कैसा है वो देखते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह सब कुछ चेक करते हो, राइट। लेकिन आप कैंडलस्टिक चार्ट्स जो है ना या उसका पैटर्न्स वगैरह वो आप टेक्निकल एनालिसिस में देखते हो, तो ऑटोमेटिकली बी तो गलत हो गया। तो अब आप अगर ऑप्शन देखोगे चारों में से तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली चला जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, राइट। तो अब ऑप्शन ए पढ़ते हैं। इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी ओवर अ लॉन्ग टर्म इज लेसर देन लूजिंग द मनी इन शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली यस, क्योंकि क्या होता है, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो या आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, राइट, और आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो शॉर्ट टर्म में ना आपके पैसे डूबने का ना मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वही देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में लाइक 10 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल से ऊपर जब भी आप कोई भी बिजनेस में किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो प्रोबेबिलिटी यही देखा गया है कि है ना वो सेफ हो जाता है, वो प्रेडिक्टिव हो जाता है, एंड मतलब सेफ मतलब कंप्लीट सेफ नहीं, ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन तो होगा ही, बट लॉन्गर पीरियड में ना वो इसलिए
प्रोडक्टिव हो जाता है या फिर थोड़ा सेफ माना जाता है और हाई रिटर्न्स माना जाता है उसमें, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो हो रहा है ना कंसिस्टेंटली और अच्छा प्रॉफिट शो कर रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस उस कंपनी के फंडामेंटल्स को फॉलो करता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करने का, ऑन शॉर्ट टर्म वहां पर बहुत नुकसान भी हो सकता है आपको, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ओनली ए इज करेक्ट विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, आई होप गाइस आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे होंगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आपको ये कंटिन्यू करता रहूँ ये सीरीज जो होता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, at what price can investors buy or sell units of an open-ended fund after the new fund offer? Option A, the face value. Option B, the new fund offer price. Option C, the monthly average price. Option D, the NAV of the mutual fund units. तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि कौन से प्राइस पे इन्वेस्टर्स है ना बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को आफ्टर द न्यू फंड ऑफर, ठीक है? न्यू फंड ऑफर के बाद जब जब वो हो जाता है, सबको एलिक्वेट हो जाता है यूनिट्स वगैरह एंड लिस्ट हो जाता है, तब आप कौन से प्राइस पे सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हो? तो ऑब्वियसली एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स को, राइट? एनएवी क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। कोई भी म्यूचुअल फंड जो होता है उसका जो पर यूनिट का प्राइस होता है उसका एनएवी होता है। जैसे एक स्टॉक का प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड के यूनिट का प्राइस होता है, जिसको हम एनएवी के नाम से जानते हैं। और वो एनएवी ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि जो स्टॉक्स उस म्यूचुअल फंड स्कीम में खरीदे गए हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होते रहते हैं उनके प्राइसेस, तो ऑटोमेटिकली एनएवी तो होगा ही ना ऊपर नीचे। अब आप सोचो कि एनएवी का कैलकुलेशन कैसा होता है, तो आपको म्यूचुअल फंड का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, ठीक है? इस एग्जाम का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है उस सारे चैप्टर्स में, आप वो देख सकते हैं एक डीपर नॉलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, if a third party payment is to be made for subscribing to a mutual fund scheme, then which of the following is are essentially required? Option A, the minimum investment has to be rupees 50,000. Option B, the third party has to provide PAN details and also comply with the KYC norms. Option C, the third party should also have a folio with the mutual fund. Option D, all of the above. तो यहाँ पर कैसा है ना गाइज, एक थर्ड पार्टी पेमेंट हो रहा है, ठीक है? थर्ड पार्टी के थ्रू पेमेंट हो रहा है एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर? तो जो बी है ना वो करेक्ट आंसर है कि वो थर्ड पार्टी ना अपना पैन डिटेल्स प्रोवाइड करना चाहिए, जो कंप्लाई करना चाहिए केवाईसी नॉर्म्स के थ्रू, ठीक है? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कोई ऐसा जरूरी नहीं है एंड उस थर्ड पार्टी के जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड के साथ कोई एक फोलियो होना चाहिए, राइट? तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, एन अडेंडम मस्ट अकम्पनी द किम। ऑप्शन बी, अडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब इन दोनों में से ना आपको ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं कि दोनों ट्रू है, एक ट्रू है तो दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा अडेंडम क्या होता है। सबसे पहले आपने सुना है, राइट? एसएआई, एसआईडी और किम, ये तीनों भी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट? अब इन तीनों में भी कभी भी जब कोई चेंजेस होता है, समझो कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर को बदलना है उनको, या म्यूचुअल फंड की फीस बदलनी है, या म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव बदलना है, या म्यूचुअल फंड के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए एक अडेंडम जारी करना पड़ता है, बताते हुए कि हम ये चेंजेस कर रहे हैं, तो ठीक है? ऑब्वियसली अडेंडम मस्ट अकम्पनी द स्कीम, ये तो राइट आंसर हो गया, ठीक है? और अगर ये स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बात हो रही है, उसी के में चेंजेस के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये कंसीडर भी किया जाएगा ना पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। इसी वजह से ये दोनों भी आंसर यहाँ पर आपका राइट आएगा। तो ऑप्शन बी एंड ए आर बोथ ट्रू। तो गाइज अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देखने के लिए एंड मॉक टेस्ट को देने के लिए। अगर आपको 25 मार्क्स में से कितना आया है आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, राइट? एंड मैं यहाँ पर है ना आपको शो कर रहा हूँ कि आपको कौन सा प्लेलिस्ट देखना है अगर आपको ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है, जिसमें 12 चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। ये प्लेलिस्ट में यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस प्लेलिस्ट पे, वहां से आप प्रॉपरली पूरे वीडियोस देख सकते हैं। इवन मैं 1-2 मॉक टेस्ट भी लगा के दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको इजीली फाइंड आउट करने की ज्यादा दिक्कत ना पड़े। तो प्लीज उसको देख के आप अच्छे मार्क्स से पास करने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फाइनेंस विद नोबिता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं ऐसे ही NISM के अदर एग्जाम्स के वीडियो सुन लाने वाला हूँ।